गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है मांग का अर्थ, परिभाषा और उसके घटक, यानी कि डिमांड का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ डिमांड यानी मांग का अर्थ। देखिए, मांग का अर्थ क्या होता है। डिमांड मीन्स दोज वेरियस qualities of a given commodity which the consumer will purchase in the market at the certain time। यानी कि आप एक निश्चित समय में, यानी मांग का अर्थ क्या हो गया कि एक दी हुई वस्तु की विभिन्न मात्राओं से, क्योंकि हम लोग जो है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो जो उपभोक्ता बाजार में एक निश्चित समय में और विभिन्न मूल्यों पर खरीदी करेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में उस चीज़ की प्राइस कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड कितनी होगी, राइट। इन अदर वर्ड्स, द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटीज़ इज़ रिलेटेड टू द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच मे बी परचेज एट अ सर्टन प्राइस। यानी अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की मात्रा, उसकी कीमत से संबंधित होती है, जो कीमत विशेष पर खरीदी जा सकती है। तो आपने देखा कि इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या था, ये जो डिमांड है उसके साथ इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या था, प्राइस। तो जो प्राइस, क्योंकि प्राइस के बेस पे ही वो डिमांड क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका विशेष संबंध, स्पेशल रिलेशंस किसके साथ में है, जो हम परचेज कर रहे हैं कमोडिटीज़ उसका प्राइस क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो हम जनरली अगर हम एक डिमांड की बात करें कि मांग क्या होता है, तो मांग क्या होता है कि हम बाज़ार में जो है वो निश्चित कीमत पर, जो बाज़ार में जो कीमत चल रही है उस पर जो हम अपनी वस्तु की निश्चित मात्रा खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड, मांग की परिभाषा। तो यहाँ जो हमने डेफिनेशंस लिया है वो लिया है आपका प्रोफेसर बैनम की डेफिनेशन। प्रोफेसर बैनम ने क्या कहा है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। यानी देखिए, इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या था डेफिनेशन में प्रोफेसर बैनम की, कि जो प्राइस है, कीमत है, वो इम्पॉर्टेंट है। किसी वस्तु की मांग, उसकी मात्रा जो उस कीमत पर किसी समय विशेष पर खरीदी जाएगी, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका प्राइस है, प्राइस ऑफ द अमाउंट, ठीक है। जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीदेंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी मांग कहलाएगी, ठीक है। अगर आपकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है तो सिंपल है कि हम उस वस्तु की क्वांटिटी कम खरीदेंगे, और अगर उसकी प्राइस जो हम खरीदना चाहते हैं उसकी प्राइस एकदम सडनली डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम क्या खरीदेंगे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे। तो जो टोटली है, जो वस्तु है, वो वस्तु की जो मांग है, हम कह सकते हैं जो मांगते हैं, उस वस्तु की मांग किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पे डिपेंड करता है, कीमत पर, ठीक है, और जो हम स्पेशल टाइम पीरियड पे खरीद रहे हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एक प्राइस आ रहा है और दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड पे आप खरीद रहे हैं, राइट। बात करते हैं प्रोफेसर पेंसन की डेफिनेशंस का। तो प्रोफेसर पेंसन से उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है, डिमांड इम्प्लीज थ्री थिंग्स, डिज़ाइन टू प्रोसेस अ थिंग, मीन्स फॉर परचेज इट, विलिंगनेस टू यूज़ दोज मीन्स फॉर परचेजिंग इट। यानी तीन बातें इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर पेंसन तीन बातें इंपॉर्टेंट मानते थे डिमांड में। यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, डिज़ायर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको वो वस्तु चाहिए। फिर उसको वस्तु को प्राप्त करने के साधन, यानी कि जो आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास सोर्सेज होना चाहिए। आप वस्तु तो प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपके पास मनी नहीं है या कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं है कि आप उसे परचेज कर पाएँ। तो पहला पॉइंट है कि आपको उसका डिज़ायर होना चाहिए, दूसरा है सोर्सेज होना चाहिए जिससे आप परचेज कर पाएँ, और तीसरा क्या है, विलिंगनेस टू यूज़ दोज मीन्स फॉर परचेज इट। यानी उस जो पैसा है या कोई भी आपके पास जो वस्तु है उससे आप क्या खरीदना चाहते हैं, उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं। तो विलिंगनेस का मतलब है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस पैसे से उस वस्तु को खरीदूं, राइट। तो ये विलिंगनेस होना ज़रूरी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोफेसर पेंसन थे उन्होंने थ्री थिंग्स को इसमें इंक्लूड किया। फर्स्ट इज़ अ डिज़ायर, इच्छा होनी चाहिए, राइट। सेकंड क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए, आपके पास सोर्सेज होना चाहिए उसको प्राप्त करने का। और तीसरा है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है तत्परता, कि आप
उस पैसे का यूज़ उसी कमोडिटीज़ को ख़रीदने के लिए करेंगे, राइट। तो विलिंगनेस का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कार के लिए सेविंग किया है कुछ अमाउंट, तो मैं उस पैसे से या उस मनी से क्या करूँगी, उस कार को ही परचेज़ करेंगे। तो ये विलिंगनेस है कि इस रिसोर्सेज का यूज़ उस कमोडिटीज़ के लिए ही, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के लिए ही हम करना चाहते हैं, राइट। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है इम्पॉर्टेंट क्या है, 5 एलिमेंट्स इम्प्लिसिट इन डिमांड। देखिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो कह रहा है डिज़ायर फॉर थिंग, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो पहले आपकी उसकी इच्छा होनी चाहिए, राइट। बाद में है सफिशिएंट मीन्स टू बाय द गुड्स, वस्तु को क्रय करने के लिए साधन होने चाहिए। अभी हमने जो पेंशन की डेफिनेशन की थी प्रोफेसर बेंसन की, उसमें भी ये इच्छा और कह सकते हैं कि रिसोर्सेज दोनों ही वर्ड थे। थर्ड है विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि साधन व्यय करने की तत्परता। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कार का, कि अगर आपने कार के लिए कुछ सेविंग किया है तो सेविंग का यूज़ आप क्या कर रहे हो, कार को परचेज करने के लिए ही कर रहे हो। और 4 इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, गिवन प्राइस, यानी निश्चित कीमत। आप देखते हैं कि मार्केट में आज जो किसी कमोडिटीज़ का प्राइस था, तो क्या वो 5 इयर्स बिफोर भी वही प्राइस था, नहीं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं एक निश्चित कीमत की, कि उस मार्केट में उस समय क्या कीमत थी, राइट। और फिर है 5th पॉइंट गिवन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय अवधि में। इस निश्चित समय अवधि का मतलब है कि मैंने एक कमोडिटीज़ या वस्तु है वो बाज़ार में परचेज़ की, लेकिन कब की, आज की या 5 साल पहले की। तो इम्पॉर्टेंट है कि निश्चित समय अवधि, आप एक निश्चित समय अवधि की बात कर रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला आपके पास डिज़ायर होना चाहिए, फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, उसके पास में आपके पास में विलिंगनेस होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि आप उसी रिसोर्सेज से उसी वस्तु को, उसी कमोडिटीज़ को परचेज करना चाहते हैं। विलिंगनेस मीन्स ओके। एंड देन 4th आइटम क्या हो जाएगा, प्राइस आपका, और 5th हो जाएगा आपका जो टाइम पीरियड है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बताता है डिमांड क्या होता है, राइट। बात करते हैं हम मांग को प्रभावित करने वाले घटक की। देखिए मांग को प्रभावित करने वाले घटक हैं, वो फर्स्ट घटक क्या होगा, देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। आप सभी जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी डिमांड को प्रभावित करने वाला, वो क्या होता है, प्राइस होता है। सपोज दैट मार्केट में एप्पल का जो प्राइस था, वो बहुत डाउन हो गया, कम हो गया। और सभी को पता है कि जो एप्पल होती है, उसका बेनिफिट क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्राइस डाउन हुई एप्पल की, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। और अगर सपोज दैट एप्पल की जो प्राइस थी वो इंक्रीज़ हो गई, अब हम जानते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन जिनके पास में वो उस एप्पल को देने के लिए उतना अमाउंट नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, उसको नहीं परचेज़ करेंगे। तो प्राइस हाई होने पर एप्पल की वो लोग मांग नहीं करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिमांड है वो डाउन हो जाएगी। देखिए आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट क्या बता रहा है, एक डाउन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो प्राइस में और जो आपका डिमांड होता है उसमें नेगेटिव रिलेशंस होता है। नेगेटिव रिलेशंस का मतलब हो गया नकारात्मक संबंध, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, राइट। तो प्राइस जब डिक्रीज़ होगी देन डिमांड इंक्रीज़ होगा, और जब प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा टेस्ट, हैबिट, फैशन ऑफ द कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की रुचि, आदत और फैशन। अब सिंपल है कि आप जिस चीज़ का फैशन है, जिस चीज़ की आपको हैबिट है, जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, उसी की ही डिमांड क्या होगी। अगर वही वस्तु मार्केट में आपको मिलती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अब आप जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट, आपका फैशन, हैबिट वो नहीं है, तो उस जो वस्तु उस किसी शॉप पे है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि हम मानते हैं कि जो कॉफ़ी है, या फिर मानते हैं कि अभी जो कॉफ़ी है या उसका टी की जगह कॉफ़ी की फ़ैशन है, तो आप सिंपल है कि किसकी डिमांड बढ़ेगी, कॉफ़ी की डिमांड वो बढ़ जाएगी, राइट। और टी की जो डिमांड है वो डाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी लोग जो है वो अपनी हैबिट में कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस
दे रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जब उपभोक्ता का जो इंटरेस्ट है, उसका हैबिट है या उसका जो फैशन है उसमें चेंज होता है, तो जो आपकी वस्तु होती है उसकी मांग में भी बदलाव आता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अब चाय के जगह लोग क्या प्रेफरेंस कर रहे हैं, कॉफ़ी को, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी और चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये जो होता है डिफरेंस की आप देखते हैं आए दिन जो डिमांड आती है, जैसे कपड़ों में, फैशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर उसकी हम कह रहे हैं कि अगर कोई शॉप है वो पुरानी फैशन के कपड़े रख रहा है अपनी शॉप पे, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उस समय कम हो जाएगी, क्योंकि वो फैशन के अकॉर्डिंग है, वो अपनी शॉप पे मटेरियल से वो नहीं रख रहा है, राइट। तो कहने का मतलब है जिसका टेस्ट, हैबिट, फैशन है उसी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और जिसकी आप कह सकते हैं जिसकी फैशन, हैबिट, डिमांड नहीं है उसका नहीं बढ़ेगा, राइट। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, चेंज इन द थर्ड पॉइंट है हमारा चेंज इन द मनी एंड रियल इनकम। देखिए रियल इनकम का और जो आप कह सकते हैं मनी इनकम, दोनों में डिफरेंस होता है, मौद्रिक और वास्तविक आय में। अगर आपका जो मौद्रिक आय है या हम कह सकते हैं मनी इनकम में चेंज होता है, तो आपका स्केल ऑफ प्रेफरेंस उसमें भी चेंजेस आएगा, यानी परचेजिंग पावर में चेंजेस आएगा, राइट। अगर आपका जो रियल इनकम है उसमें चेंजेस आता है, तो आप जो वस्तु को परचेज़ करना चाहते हैं, जो वस्तु को जो सर्विसेज को परचेज़ करना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। सिंपल है कि रियल इनकम बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे, सर्विसेज ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे, कब, जब रियल इनकम बढ़ेगा। और मनी इनकम जब बढ़ेगा तो आप जो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो चेंजेस आएगा, यानी कि अगर आपका मनी इनकम बढ़ता है तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो हाई लेवल का हो सकता है, राइट। बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की, चेंज इन द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या में परिवर्तन। अगर आप मानते हैं कि आपकी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ है वो बहुत हाई लेवल है, यानी जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है, तो जो चिल्ड्रंस को रिक्वायरमेंट रहती है उनकी कमोडिटीज़ क्या होगी, उनकी कमोडिटीज़ बढ़ेगी, यानी जो बच्चों का आवश्यकता जो वस्तुएं रहती है, जैसे आप जानते हैं टॉफ़ी हो गया, टॉयज़ हो गया, ठीक है, बिस्किट्स हो गया, मिल्क हो गया, उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका देश का जो पॉपुलेशंस है वो ग्रोथ जो रेट है वो स्लो है, आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट स्लो है, मतलब आपकी जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है, तो जो ओल्ड पर्सन रहते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी जो आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स हो गया, ठीक है, वॉचेज़ हो गई, ठीक है, तो ये सारी इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने पर आपके यहाँ पे जो बच्चों की मांग वस्तुओं की होगी वो बढ़ेगी, और पॉपुलेशन कम होने पर आपके यहाँ पे जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उनकी जो वस्तुएं रहती हैं उनकी मांग बढ़ेगी। तो ये डिफरेंट रहता है पॉपुलेशन के बढ़ने और कम होने पे, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जो प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। अब सिंपल है कि आप सब्स्टिट्यूशंस का मतलब हो गया कि हम एक वस्तु अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी और वस्तु की जगह। तो देखिए सब्स्टिट्यूट्स में क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका टी है और टी का जो चाय है उसकी प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो आप जानते हैं उसको हमने रिप्लेस किया कॉफ़ी से, तो कॉफ़ी की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन करना। जैसे चाय की कीमत बढ़ी, चाय की प्राइस क्या हुई, ऊपर हुई, तो हमने कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा दिया, यानी अब हम क्या प्रेफरेंस करने लगे, कॉफ़ी को। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन, कि आप एक की जगह एक को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, यानी कि पूरक वस्तुओं की। तो पूरक वस्तुओं में आप देखते हैं जैसे ही पेट्रोल है या सब पेट्रोल का अगर मानते हैं ये पेट्रोल है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गया है, पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज़ हुआ, तो आप जानते हैं कि जो कार होगी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल अगर डाउन है तो हर कोई लोग प्रेफरेंस करेगी कार को परचेज़ करने के लिए, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन में तो जो दो कमोडिटीज़ रहते हैं उसमें डायरेक्ट रिलेशन रह रहा था, यानी कि अगर टी की जो प्राइस थी वो इंक्रीज़ हुई थी तो हमने कॉफ़ी की डिमांड क्या कर दिया था, बढ़ा दिया। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशंस को मैं बता रहा है। जबकि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, पूरक वस्तु होती हैं, उसमें आप देखते हैं एक वस्तु का जब प्राइस डिक्रीज़
डिक्रीज़ होता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़। तो इसमें क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशंस होता है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की दशा में परिवर्तन। अब देखिए सिंपल है कि कह सकते हैं बिजनेस सर्कल है, बिजनेस सर्कल में मोस्टली बूम पीरियड चलता है और डिप्रेशन यानी बॉटम पीरियड चलता है, यानी जिसे हम कह सकते हैं तेजी काल या मंदी काल। तो आप जानते हैं कि बूम पीरियड यानी तेजी काल में हमेशा क्या होती है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है, यानी जब मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहती है तो प्राइजेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वहाँ पे वस्तुओं की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जो वस्तुओं की मांग होगी उसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइजेज इंक्रीज है तो लोगों के बाद में परचेजिंग पावर भी होता है और डिमांड भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होता है बूम पीरियड यानी कि तेजी काल, ठीक है। तो तेजी काल में तो हम मानते हैं कि जब प्राइस आपकी इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। बॉटम पीरियड की बात करते हैं। बॉटम पीरियड का मतलब हो गया डिप्रेशन पीरियड, जिसे हम कह सकते हैं मंदी। क्या कह सकते हैं, मंदी। तो इस मंदी में क्या होगा, मंदी पीरियड में आप जानते हैं कि अधिकांश वस्तुओं की जो प्राइस होती है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं तो प्राइस कम होती हैं, फिर भी उनकी मांग भी, डिमांड भी क्या होती है, कम होती रहती है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, डिप्रेशन पीरियड होता है। तो आप देखते हैं कि जो बिज़नेस का जो ट्रेड है उस पर भी हमारी डिमांड चेंज हो रही है। बूम पीरियड में प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, राइट। और जब बॉटम पीरियड यानी मंदी होती है जब बाज़ार में, तो वहाँ कीमतें नीचे होती हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि मांग भी क्या चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि मंदी काल होता है, कोई खरीदना नहीं चाहता। तो ये कह सकते हैं लोगों के हाथों में परचेसिंग पावर नहीं रहता है, यानी कि लोगों के हाथों में क्रय शक्ति नहीं होती है, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चेंज इन द प्रोस्पेंसिटी टू सेव, यानी कि बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन। अब देखिए, यदि लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो निश्चय ही लोगों में क्रय शक्ति कम होगी। अगर लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे तो वो मार्केट में क्या करेंगे, परचेस कम करेंगे। तो इससे जो आप कह सकते हैं जो कमोडिटीज़ होती है, जो सर्विसेज होती है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों मांग कम होगी? क्योंकि लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अगर हम इसमें ये बात करें कि लोगों में जो है बचत करने की प्रवृत्ति अधिक महत्व देती है, जबकि अगर लोगों के पास वस्तुओं सेवाओं को क्रय करने के लिए मुद्रा की मात्रा भी कम होगी तो इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अवश्य ही कमी आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन है कि अगर लोग सेविंग को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं तो लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी अगर आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो, सेविंग ज़्यादा करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि मार्केट में जो परचेजिंग पावर रहती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो प्राइजेज रहते हैं या कह सकते हैं वो कम भी होंगे। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की कम है, ठीक है। तो इससे जो आप कह सकते हैं जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि लोग हैं वो ज़्यादा सेविंग्स को फॉलो कर रहे हैं। लोगों के पास में जो कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं वो क्रय करने के लिए आप कह सकते हैं मनी की जो क्वांटिटी रहती है वो कम रहती हैं, तो लोग हैं उसकी डिमांड क्या करेंगे, वस्तुओं की नहीं करेंगे। तो लोग जब सेविंग को प्रेफरेंस करते हैं तो कह सकते हैं परचेजिंग पावर कम, और परचेजिंग पावर कम से डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चेंज इन द क्लाइमेट एंड सीजन, यानी कि जलवायु और मौसम में परिवर्तन। देखिए, द डिमांड फॉर कमोडिटीज इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ वेरियस प्लेसेस, लाइक डिमांड ऑफ वूलन क्लोथ एंड आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन फूड इंक्रीज इन विंटर, ठीक है, एंड समर देयर इज ए डिक्लाइन इन देयर डिमांड। यानी कि देखते हैं अगर हम लोग ऊनी कपड़ों की बात करते हैं तो उसकी डिमांड कब बढ़ती है, जब विंटर का मौसम आता है, यानी कि सर्दी का मौसम आता है, ठीक है। और वहाँ हम देखते हैं कि जो विंटर सीजन रहता है वहाँ पे हम न्यूट्रिशन फूड की भी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि जो आप देखते हैं ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ने लगती है। जबकि गर्मी में जो वूलन क्लोथ होते हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो समर आता है उसमें कॉटन क्लोथ होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो आपका सीज़न चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी चेंज होती है, राइट। बात करते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस, यानी कि आपका जो भविष्य में मूल्य में आप कह सकते हैं परिवर्तन होने की आशंका। भविष्य में अगर कीमत परिवर्तन में आशंका का मतलब हो गया कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं, भविष्य में कीमत बढ़ने के कारण हम उस वस्तु की मांग में वृद्धि
कर देते हैं। यानी कि हमें लगता है अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में क्या हो रहा है, आपका अगर प्राइस है वो अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, फ्यूचर में प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप सिंपल है कि आप उसका स्टॉक करना पसंद करेंगे, तो उसकी डिमांड आप करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि प्राइस बढ़ने लगता है कि हमें फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, हम उसको स्टॉक में रखना पसंद करेंगे। ठीक है। और इसके विपरीत अगर हमें लगता है कि नहीं फ्यूचर में उसका प्राइस डाउन है तो हम अभी से उसकी क्या करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। तो सिंपल है कि हम जो कंज्यूमर होता है वो ऐसा सोचता है कि अगर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। और अगर फ्यूचर में लगता है कि प्राइस डिक्रीज़ होगी तो हम उसकी अभी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। राइट। बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति। अब सिंपल है कि द गवर्नमेंट पॉलिसी इन एनी कंट्री में बी मेनली ऑफ टू टाइप्स। मोस्टली सरकार दो तरह की नीति अपनाते हैं। तो एक होती है आपकी लिबरल पॉलिसी और दूसरी होती है आपकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। क्या होती है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ठीक है। तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी में क्या होगा कि जो सरकार होते हैं, कठोर नीति। स्ट्रिक्ट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, कठोर नीति आपका। ठीक है। तो देखिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि आप जैसे सरकार है वो रूल्स और रेगुलेशन क्या लेके आ रहे हैं, टफ लेके आ रहे हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हो गया या कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है। सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, सब्सिडी कम दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस होता है उसे तो हम कहेंगे कठोर नीति। और उदार नीति का मतलब होता है कि लिबरल पॉलिसी। लिबरल पॉलिसी का मतलब हो गया इफ़ द गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्सेस of commodities and services and increase government subsidy, it will result in reduction in prices and increase in demand schedule। आप इससे समझ ही गए होंगे कि जो लिबरल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उसमें सरकार टैक्स कम लगाएगी। सरकार क्या करती है, टैक्स कम लगाती है। राइट। सरकार कम टैक्स लगाएगी, सरकार सब्सिडी हमको ज़्यादा देगी। तो सिंपल है, इससे रिजल्ट क्या आएगा कि हमारी जो प्राइस है वो नीचे की तरफ चली जाएगी लिबरल पॉलिसी में, और हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जबकि अगर स्ट्रिक्ट पॉलिसी की बात करें तो वहाँ क्या होगा, टैक्स ज़्यादा होगा, सब्सिडी कम होगी, प्राइस हमारी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टैक्स लगेगा ज़्यादा तो वस्तुओं का जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो आप देखते हैं कि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों ऑपोजिट रिलेशंस बताएगा। तो सरकार मेनली कौन सी दो पॉलिसी अपनाती है, लिबरल पॉलिसी और कठोर यानी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। तो आप जानते हैं कि जो लिबरल पॉलिसी है वो जनता को ज़्यादा पसंद होती हैं क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध कम होते हैं। राइट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, मौद्रिक एवं साख नीति। देखिए मौद्रिक एवं साख नीति का मतलब हो गया आपका कि आपके यहाँ पे गवर्नमेंट है वो कैसा, मनी का सप्लाई कितना है। ठीक है। लोगों के हाथों में कितना परचेजिंग पावर है। अगर लोगों के हाथों में परचेजिंग पावर इंक्रीज़ है तो सिंपल है डिमांड और जो रहेगी कमोडिटीज़ की वो भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि सरकार की जो क्रेडिट पॉलिसी या कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किस टाइप की है। अगर आपके यहाँ पे मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी में ये हो रहा है कि परचेजिंग पावर जो है यानी लोगों को क्रय करने की जो शक्ति है लोगों की अगर ज़्यादा है तो सिंपल है कि जो डिमांड है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पे जो परचेजिंग पावर, लोगों की क्रय शक्ति है वो कम है तो जो डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो ये मोस्टली जो डिपेंड करता है कि परचेजिंग पावर ज़्यादा है या कम है वो डिपेंड करता है मनी की सप्लाई पे। मनी की सप्लाई का मतलब हो गया मनी की पूर्ति, यानी कि आप कितनी मार्केट में सप्लाई करते हो अपनी मनी की। ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि परचेजिंग पावर ज़्यादा है या कम है। और ये मनी की सप्लाई जो है मेनली किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है। या फिर हमारी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड करते हैं हमको। तो सिंपल है कि आपके देश की जो क्रेडिट पॉलिसी हम कह सकते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है उस पर डिपेंड करता है आपका डिमांड। अगर बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी, लोगों की क्रय करने की शक्ति ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगा। पॉइंट है सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य। देखिए यदि आप सरकार इन नीतियों के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि अगर भौतिक विचारधारा से प्रभावित होता है तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, और अगर वो आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाते हैं तो मांग में कमी आएगी। यानी कि आप लोग अगर फैशंस को या हम लोग अभी मॉडर्न टाइम्स को देखते हैं तो डिमांड में इंक्रीज़ होता है, जबकि ट्रेडिशनल थॉट्स या हम उसको लेते हैं तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़
होगी। तो यानी सोशल वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है, ठीक है। तो ये भी इसको इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान, ठीक है। तो तकनीकी ज्ञान का मतलब हो गया कि आपके यहाँ पे नॉलेज कैसा है। अगर आपके यहाँ पे एडवांस टेक्निक्स हैं, यानी कि आपके यहाँ पे बहुत उच्च तकनीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन की इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने पर हम कह सकते हैं वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। सिंपल है कि एडवांस टेक्निक्स का, उच्च तकनीक का ज्ञान होने पर हम बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो कॉस्ट होती है वस्तु की वो क्या आएगी, कम आएगी। और कॉस्ट रिड्यूस होने पर सिंपल है कि वो जो उसका प्राइस होगा कमोडिटीज़ का वो भी कम होगा, इससे डिमांड इंक्रीज़ होगी। लेकिन सपोज़ दैट अगर हम मानते हैं कि जो टेक्निक्स है उसका नॉलेज नहीं है, तकनीक का ज्ञान नहीं है, यानी कि हम टेक्निक्स में बैकवर्ड है, पीछे है या पिछड़ी तकनीकी को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इतना डेवलप नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो जो कह सकते हैं कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो ज़्यादा आएगी। और कॉस्ट ज़्यादा आने पर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा, और प्राइस इंक्रीज़ होने पर डिमांड है वो उसमें कमी आएगी, राइट। तो ये 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। ओके, थैंक यू।